कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 अध्याय नंबर 5 बाजार संतुलन और प्रश्न नंबर 19 है। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है? एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में मजदूरी जो दर है किस प्रकार निर्धारित होती है? तो मांग और पूर्ति का नियम मैंने आपको पहले बताया था। मूल्य जो निर्धारण होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं, जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आकर मिल जाते हैं वहीं पर मूल्य का निर्धारण हो जाता है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि श्रम बाजार में मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित। श्रम बाजार का मतलब जिस बिंदु पर श्रमिकों की मांग और श्रम की पूर्ति, जिस बिंदु पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति हो जाती है वही बिंदु मूल्य निर्धारण बिंदु होता है। ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। इसमें हमें मांग और श्रमिकों की मांग और पूर्ति दोनों पढ़ना है। तो पहले देखते हैं श्रम की मांग। श्रमिक उत्पादन करते हैं, अतः उत्पादकों द्वारा श्रम की मांग की जाती है। मैंने पिछले जो वीडियो भेजा उसमें मैंने बता रखा है कि श्रमिक क्या करते हैं। श्रमिक उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और श्रमिकों की जो मांग है वो उत्पादक करते हैं या फर्म करती है। श्रमिकों को कार्य के बदले में मजदूरी के रूप में पारितोषिक मिलता है। जो श्रमिक श्रम करता है, लेबर करता है, काम करता है, तो काम के बदले में उसे जो है मजदूरी के रूप में पारितोषिक मिलता है, प्रतिफल मिलता है या मजदूरी मिलती है। किंतु यह पारिश्रमिक श्रम की सीमांत उत्पादकता से अधिक नहीं हो सकती है। ये चीज़ आपको पॉइंट करना है, इस पॉइंट को नोट करना है। श्रम बाजार में श्रम का मांग वक्र बाईं से दाईं नीचे की ओर झुकता चला जाता है। यह इस बात को बताता है कि यदि मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों की मांग कम होगी, यदि मजदूरी की दर कम है तो श्रमिकों की मांग अधिक होगी। चित्र 5.16 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ओ यक्स जो अक्ष रेखा है उस श्रम की संख्या है, श्रम की मात्रा है, और ओ वाई रेखा पर जो मजदूरी है वो दिया हुआ है। तो इसमें देखिए वक्र बना हुआ एक DL ये जो है श्रमिकों की मांग रेखा है, श्रम की मांग रेखा है, डिमांड लेबर लाइन है। ये श्रम की मांग रेखा है, मांग वक्र है। तो इसमें कह रहा था कि जो हमारी मांग रेखा होती है, श्रम की मांग वक्र होता है, वो बाईं से दाईं नीचे की ओर झुकता चला जाता है। तो आप देखिए इसे ओ वाई रेखा पर DL जो हमारी श्रम की मांग रेखा है वो बाएं से दाएं की तरफ झुकता हुआ नीचे झुकता हुआ दाएं की तरफ चला जाता है। तो ये इससे हमें ये पता चलता है, इसमें आगे अभी मैंने बताया आपको कि यदि मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों की मांग कम होगी। भाई अगर मजदूरी ज़्यादा महंगी है तो श्रमिक से लोग ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, तो श्रमिकों की मांग कम होगी। लेकिन अगर मजदूरी की दर कम हो गई, यानी मजदूरी की दर कम हो गई तो श्रम की मांग ज़्यादा होगी। तो मजदूरी की दर कम होने पर श्रमिकों की मांग ज़्यादा होती है और मजदूरी की दर अधिक होने पर श्रमिकों की मांग कम होती है। तो ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए नीचे श्रम की मात्रा है और यहाँ मजदूरी है। तो जैसे जैसे जो है मजदूरी की दर बढ़ेगी वैसे वैसे मजदूरी जो श्रमिक होते हैं उनकी मांग घटेगी, और जैसे जैसे मजदूरी की दर घटेगी वैसे श्रम की मांग बढ़ेगी। ये चीज़ इसमें है। दूसरा इसमें देखते हैं श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। यहाँ श्रम की पूर्ति से आशय एक विशेष प्रकार के श्रम के उन घंटों से या दिनों से है जिन्हें मजदूरी की विभिन्न दरों पर नियोजनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। श्रम की जो पूर्ति है वो श्रमिकों के द्वारा की जाती है। और श्रम की पूर्ति का मतलब ये है कि जो श्रम है वो श्रमिकों की संख्या से न लेकर श्रम के घंटे से लिया जाता है या समय से लिया जाता है या दिन से लिया जाता है। मजदूरी दर पर अधिक सामान्यतः ऊंची मजदूरी दर पर अधिक श्रमिक तथा कम मजदूरी दर पर कम श्रमिक कार्य करने को तैयार होते हैं। ये भी एक देखिए इसमें पूर्ति का जो सिद्धांत है इसमें ये बता रहा है कि अगर मजदूरी ज़्यादा है
तो मजदूरी ज़्यादा होने पर श्रम की पूर्ति ज़्यादा होगी, मजदूरी कम होने पर श्रम की पूर्ति भी कम होती है। श्रमिकों का सीमांत जो त्याग और रहन सहन का स्तर उसकी मजदूरी की न्यूनतम सीमा को भी निर्धारित करता। तो ये हमारा श्रम की मांग हो गई, श्रम की पूर्ति हो गई। श्रम की जो मांग होती है और जो श्रम की पूर्ति होती है, जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहीं मूल्य का निर्धारण होता है। तो जो मजदूरी का निर्धारण है उसको भी हम समझ लेते हैं। एक प्रतियोगी श्रम बाजार में सॉरी 2 बार लिखा गया इसमें श्रम बाजार। एक प्रतियोगी श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां श्रम की मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। चित्र 5.6 के अनुसार ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मांग और वो वाई अक्ष पर मजदूरी दी हुई है। एस एस पूर्ति रेखा, डी डी मांग रेखा एक दूसरे को यू बिंदु पर काटती हैं। यहाँ जो चित्र दिया हुआ चित्र में देख लीजिए, जो एस एल है श्रम की पूर्ति रेखा है और एस डी एल है श्रम की मांग रेखा है। तो यहाँ एस एस इसमें जो व्याख्या की है एस एस दिया हुआ है, डी डी दिया। एस एस मतलब पूर्ति रेखा, डी डी का मतलब मांग रेखा, लेकिन यहाँ एस एल और डी एल इसलिए दिया हुआ क्योंकि श्रम की मांग रेखा और श्रम की पूर्ति रेखा है, इसलिए यहाँ एस एल डी एल दिया हुआ। तो ई बिंदु पर काटते हैं। जो श्रम की पूर्ति एस एस है और श्रम जो डी डी मांग रेखा है वो एक दूसरे के यू बिंदु पर काटते हैं, इसलिए मजदूरी का स्तर वी डब्ल्यू ई होगा। यहाँ पर देखिए चित्र में अगर आप देखेंगे तो ई बिंदु के समानांतर मजदूरी की लाइन जो वाई एक्स ओ वाई रेखा है वहाँ पर डब्ल्यू ई लिखा हुआ है। तो जहाँ पर श्रम की पूर्ति और मांग रेखाएं काट रही है वो ये बिंदु है। तो ये बिंदु पे जो मजदूरी की दर है वो कितनी है, डब्ल्यू ई है। यदि मजदूरी का स्तर डब्ल्यू ई की बजाय W1 रखा जाता है, यानी मजदूरी अगर बढ़ जाती है, अगर मजदूरी बढ़ जाती है तो श्रम की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मजदूरी ज़्यादा होगी तो श्रम की मांग, लोग ज़्यादा काम कराना नहीं चाहेंगे, श्रम की मांग घट जाएगी। तो यही इसलिए यहाँ दिया हुआ है कि यदि मजदूरी का स्तर डब्ल्यू ई की बजाय W1 रखा जाता है तो श्रम की पूर्ति मांग से ज़्यादा हो जाएगी, श्रम की पूर्ति मांग से ज़्यादा हो जाएगी, यानी पूर्ति ज़्यादा होगी। अगर मजदूरी बढ़ जाती है तो इसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर मजदूरी बढ़ जाती है तो पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, मजदूरी कम हो जाती है तो पूर्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पर डब्ल्यू ई की बजाय W1 रखा जाता है तो श्रम की पूर्ति मांग से ज़्यादा यहाँ पर दिया हुआ है एस ग्रेटर दैन डिमांड होगी, इसलिए मजदूरी घटकर वी डब्ल्यू ई हो जाएगी। अब इसको आगे मैं बताता हूँ। इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर W2 तय की जाती है तो मांग पूर्ति से ज़्यादा होगी, अतः मजदूरी दर W2 से बढ़कर WE हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दो खास बातें दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है कि अगर मजदूरी की दर बढ़ जाती है, WE से W1 हो जाती है, तो क्या हो जाती है, जो श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। दूसरा दिया हुआ है कि अगर मजदूरी जो है WE से W2 हो जाती है या मजदूरी कम हो जाती है, तो मजदूरी कम हो जाने से क्या हो जाती है, श्रम की मांग तो बढ़ जाती है लेकिन जो है पूर्ति कम हो जाती है। तो ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट और बहुत ख़ास हमें बताना है। यदि मजदूरी का स्तर WE की बजाय W1 रखा जाता है, यानी मजदूरी की दर अगर बढ़ा दी जाती है तो श्रम की पूर्ति ज़्यादा होगी। श्रम की जो पूर्ति क्या होगी, क्योंकि मजदूरी ज़्यादा है तो पूर्ति ज़्यादा होगी। जब पूर्ति ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो इसका परिणाम यह होगा कि मजदूरी फिर वही WE निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम हो रही तो मजदूरी फिर जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब यह है। इसके अलावा यदि मजदूरी दर का दर W2 तय की जाती है, यानी मजदूरी दर कम की जाती है, अगर मजदूरी दर कम हो जाती है तो क्या होता है, मांग पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। अगर मजदूरी कम हो जाएगी तो मांग ज़्यादा होगी, तब मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो जब मांग ज़्यादा हो जाएगी तो मजदूरी जो है
W2 से बढ़कर WE फिर उसी बिंदु पे पहुंच जाएगी। मतलब ये क्या होती है कि उसी बिंदु पर पुनः जो है ये जाकर शिफ्ट हो जाती है। अगर ये इनकी मांग ज़्यादा होती तो उस दशा में, या पूर्ति ज़्यादा होती तो उस दशा में। तो इसलिए मूल्य जो निर्धारण होता है सदैव हर हाल में जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वहीं पर यह मूल्य निर्धारण होता है। अगर मजदूरी बढ़ती है तो भी, वह मजदूरी बढ़ने के बाद पूर्ति जो है इनकी घट जाती है तो फिर पुनः वापस आ जाता है। अगर इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है तो मांग बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इनकी पूर्ति घट जाती है तो फिर जो है मजदूरी उसी बिंदु पर आ जाती है। तो आज की वीडियो में जो है जो मैंने मांग और पूर्ति के कारण, मांग और पूर्ति शक्तियों के कारण किस प्रकार मूल्य का निर्धारण होता है ये मैंने आपको भली भांति समझा दिया है। आपको शॉर्टकट में इतना ज़रूर जानना है कि मजदूरी उसी बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर श्रमिकों की मांग और पूर्ति बराबर होती है। किसी वस्तु का मूल्य उसी बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। थैंक यू।